एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से क्लासेज चलते हैं, इसे यूट्यूब पे पाने के लिए LCC सिकटिया सर्च करें। आपको प्ले स्टोर में जा कर के सभी विषय का जितने भी विषय मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ख़ास तौर से बायोलॉजी के लिए मैं प्ले स्टोर में डाल चुका हूँ वीडियो, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए, एकदम बिल्कुल शांति मुद्रा में बैठिए। एक अपने साथ पेन और कॉपी रखिए और जहाँ पे वहीं बैठ कर के अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ पढ़िए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर नज़दीक हो रहा है। मैं भी कोशिश में हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस में पूर्ण कराऊँ। साथ ही साथ भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्लास 12th वाले और क्लास 10th वालों को सभी मैं वीडियो के माध्यम से जितने भी विषय हैं मैं सब लोगों को क्या करूँगा, अप्रूव्ड करा दूँगा, आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल पे बनाए रखिए, अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइबर कराइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बताइए कि यह प्लेटफॉर्म एक नई दिशा की ओर आपका कदम रखेगा। इससे आपकी पूर्ण जानकारी होगी, कहीं किसी को डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा, आप लोग वीडियो को रोक रोको जैसे आपके इच्छा अनुसार आप रोक करके देख सकते हैं। आप नोट्स अवश्य बनाइए, टॉपिक वाइज जो है उसको बनाइए। यह UPMSP द्वारा दिए गए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड है वह एग्ज़ाम कराता है, उसके अनुसार दिए गए टॉपिक के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में पूछेगा सिर्फ मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर या एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलते हैं, यह क्लास 12th के लिए है। चैप्टर नेम होगा आपका आनुवंशिक आणविक पदार्थ, यानी आनुवंशिक पदार्थ के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। चैप्टर 6 है, यूनिट 2 है जो सेकेंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट इसके बाद, और पहले पार्ट इसका मैं दे चुका हूँ। प्ले स्टोर में सभी वीडियो हैं, आप जा करके देख सकते हैं। LCC सिकटिया सर्च कीजिए यूट्यूब पे और आप पूरा वीडियो प्राप्त कीजिए। चलिए, कम वार्तालाप ज़्यादा पढ़ाई, चलते हैं। आप देख लेते हैं एक बार। आनुवंशिक पदार्थ की खोज कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। यानी आपस में ही वैज्ञानिक क्या थे, मतभेद थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, ये कैसे मालूम हो रहा है। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे, यानी प्रोटीन जो आपके शरीर में है उसी को लोग कहते थे कि यही आनुवंशिक है। लेकिन नहीं, 20वीं सदी जो ही आई त्यों ही फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियन की खोज की, जिससे पुनः विवाद शुरू हुआ, यानी दोबारा से विवाद शुरू हुआ। जो आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या DNA यानी न्यूक्लिक है, इसे क्या किया गया, 20वीं शताब्दी में नई प्रयोग द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है। यानी 20वीं सदी में यह सिद्ध करके बताया गया क्या है कि DNA क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। यदि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आनुवंशिक पदार्थ की खोज का प्रयोग, यानी आनुवंशिक पदार्थ का जो हुआ है, खोज तो हुआ है लेकिन प्रयोग कैसे हुआ है इसको बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग पहला है, देख लेते हैं। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में न्यूमोनिया रोग के जीवाणु न्यूमोकोकाई को गर्म किया तो वह क्या हो गए, मर गए, मृत्यु हो गए। न्यूक्लिक अम्ल जो निष्क्रिय हो गए, क्या हो गए, इसमें से न्यूक्लिक अम्ल निष्क्रिय हो गए। ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, यह DNA के अतिरिक्त सभी पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। यानी DNA के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो क्या है, प्रोटीन के रूप में है, उसी को न्यूक्लिक अम्ल के नाम से बताया गया। अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को न्यूमोनिया रोग बता दिए और एक आरोग्यजनक जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश करने पर चूहे को न्यूमोनिया रोग हो गया। यानी ये जीवाणु जब भी चूहे के अंदर प्रवेश किए तो उनको भी न्यूमोनिया रोग हो गया और वह मृत हो गए। कौन, चूहे, क्योंकि निर्जीव जीवाणु का DNA न्यूक्लिक अम्ल सजीव आरोग्यजनक जीवाणु के आनुवंशिक लक्षण में होते हैं। आरोग्यजनक मतलब क्या होता है, जिनमें
रोग ना हो। क्लियर। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया गया। क्लियर। दूसरा है ओस्टवाल्ड एवेरी का प्रयोग। क्या है ओस्टवाल्ड एवेरी का प्रयोग? ग्रिफिथ के बाद ओस्टवाल्ड एवेरी ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक से मिलकर यह पता लगाया कि अरोगजनक जीवाणु का आनुवंशिक रूपांतरण जो रोगजनक है वह क्या है, जीवाणु का डीएनए ही बदलता है। यानी इसे प्रोटीन नहीं कहेंगे, क्या है, जीवाणु होगा। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? अर्थात इस बात से स्पष्ट हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जो हमारे माता पिता में लक्षण है वही हम में अगर आ गया तो क्या हो गई, आनुवंशिक प्रक्रिया हो गई। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे घेघा रोग है, टीबी का मरीज है या फलेरिया का मरीज है, यह आनुवंशिक प्रक्रिया द्वारा चलने वाली बीमारी है। क्लियर हुआ? नोट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोट हमें जानकारी के लिए होता है, नोट आप लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। क्या है नोट में, देख लेते हैं एक बार। शीघ्र ही अल्फ्रेड मस्काई ने भी यह सिद्ध किया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है तथा युग्मक में डीएनए आधा रहता है। यानी जब युग्मक की प्रक्रिया होती है, मान लीजिए 46 जोड़ी क्या होती है, ये गुणसूत्र होते हैं, तो 46 नर में और 46 मादा में। अब इनको विभाजित करें, जो नए जाति के निर्माण के लिए निर्माण करता है, तो क्या होता है 23 इसमें से, 46 में से 23 और आधा इसमें से 23, फिर ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 46। जो नए जाति का निर्माण करेंगे, जो नया संतान उत्पन्न होगा उसमें भी कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, आप रोक रोक कर क्वालिटी के अनुसार पढ़ेंगे। अगर किसी का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो में तो वो लोग क्या करें, क्वालिटी बढ़ा लेंगे सेटिंग से जा कर के। आगे देखते हैं। अंत में हुर्से व चेज नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। कौन? हुर्से और चेज ने। क्लियर हुआ? इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि, यानी इसे प्रूफ कर दिया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, यानी भेजने का कार्य करता है। क्लियर? किसी को दिक्कत, डाउट बताइए? पिछला वीडियो में स्पष्ट करा चुका हूँ, उसी का माध्यम से आपका सेकेंड पार्ट है ये। क्लियर? यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट। आगे देखते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसका फुल फॉर्म डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लक्षणों को क्या करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अभी मैं बताया हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया को ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे दादाजी में जो लक्षण था वो आपका माता पिता में आ गया और वही हम में है, तो यह आनुवंशिक प्रक्रिया है। यानी आनुवंशिक, इसका मतलब क्या है कि वह प्रक्रिया जो दादा में था, कोई बीमारी, कोई वार्तालाप या उनका रहन सहन, वो किस में, आपके पिता में आ गया और वही चीज़ आप में आ गया, यही तो आनुवंशिक है। आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने फ्रेडरिक मीसर ने सन 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। ये कहाँ उपस्थित होता है भाई, तो केंद्रक में उपस्थित होता है। जब इसका खोज कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। कौन किया था भाई, तो इसका खोज फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर? आगे चलते हैं। डीएनए पादप विषाणु के अतिरिक्त सभी जीवों में स्थित महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। इसे शरीर की आत्मा भी कहा जाता है। यानी डीएनए वह विषाणु के अतिरिक्त सभी जीवों में स्थित होते हैं, यानी विषाणु ना हो लेकिन सभी जीवों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, रहते हैं। यह रासायनिक प्रक्रिया है जो यौगिक द्वारा बनता है। इसे ही क्या कहता है, शरीर की आत्मा भी कहा जाता है। किसको, डीएनए को। क्लियर? आगे चलते हैं। डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है, देख लेते हैं। तो इसका संगठन निम्न है। पहले शर्करा। अब शर्करा क्या है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है।
ये कैसा होता है? तब फास्फेट समूह में होता है। अब कैसे यह फास्फेट समूह होता है? तब फास्फोरिक अम्ल के रूप में उपस्थित होता है। इसी में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडिन होता है। अब प्यूरिन क्या होता है? यह एडिनिन और ग्वालिन होता है। और ये पिरिमिडिन क्या होता है? तो थाइमिन और साइटिन का बना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। डीएनए की संरचना क्या है? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिला आकार या सीढ़ीनुमा संरचना होता है। यानी कहने का मतलब कि यह उंगली के भांति, उंगली के समान डीएनए होता है। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं एक बार, ऐसा बना होता है। और इसमें क्या होता है? द्विकुंडलित होती है, यानी दो कुंडली, एक और दो। क्लियर हुआ? दो कुंडलित सर्पिलाकार यानी सांप जैसा होता है, उसके अनुसार ही होता है। क्लियर हुआ? और सीढ़ीनुमा संरचना, इसके अंदर सीढ़ी के अनुसार इसमें संरचना होता है। अंदर 3, 4, 5, 7 ऐसे होता है। और जो इसमें ये होता है कि जिसके एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से ठीक सामने जुड़ा होता है। एक दूसरे के देखिए ठीक सामने जुड़ा हुआ है, जिसमें एडेनिन ए थाइमिन टी के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध बनाकर ये जुड़ा होता है। अभी मैं फिगर भी दिखा रहा हूँ, आगे है, यही पढ़ लेते हैं। क्लियर? आगे देखिए, इसके प्रत्येक समाक्षर की दूरी कितनी होती है? 3 संबंधे 4 के अनुपात में होती है, जो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तथा प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक ऐंठन होता है। यानी ऐसे जब है आपका, तो इसके अंदर कितना होता है? 10 लकीरें होती है सीढ़ी आकार का। ठीक है? उसके बाद से ऐंठन होता है। क्लियर? जिसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सॉरी, एक मिनट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? जो डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच यानी बड़ा खांच होता है और लघु खांच होते हैं। इसके अंदर वाले लघु खांच, यानी ये बड़ा हो जाएगा जब बड़ा हो जाएंगे, और छोटे वाले को छोटा खांच बोला जाता है। ठीक है? इसको बहुत बनाने में आसानी है। डीएनए का संरचना ये उंगली के समान होता है। अपने भाषा में ही लिख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हूबहू यही लिखिए। नहीं, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए किसे कहते हैं और उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्लियर? आगे चलिए, हिंदी में लिखेंगे या ना कि भोजपुरी में लिख देना। आगे देखिए, डीएनए की संरचना कौन किया भाई? कैसे पता लगाया? तो वाटसन और क्रिक मॉडल ने किया था। डीएनए क्या है? डीएनए पराकुंडलन है, जो पैकिंग ऑफ डीएनए कहा जाता है। पराकुंडल को इंग्लिश लैंग्वेज है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा डीएनए का संरचना। मैंने बताया ना, इसमें 10 खांच होते हैं। इसके अंदर 10 खांच होते हैं। नहीं चल रहा है। 10 खांच होते हैं। अब लघु खांच किसे बोलते हैं? ये छोटे वाले को लघु खांच बोलते हैं। और जो बड़ा है खांच, इसको दीर्घ खांच बोलते हैं, यानी दीर्घ खांच। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन क्या है, जो हिस्टोन के नाम से जानते हैं, की सहायता से बार बार या कई बार कुंडल होकर केंद्रक में व्यवस्थित होना ही डीएनए की पैकेजिंग या पराकुंडल कहलाता है। प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए अणु बहुत लंबा होता है। यानी यह कैसा होता है? बहुत लंबा होता है। अभी मैं बता रहा हूँ कितना कितना होता है। जो मानव की प्रत्येक कोशिका में डीएनए 46 की संख्या में, यानी गुणसूत्रों की संख्या है 46 में पाई जाती है। अभी मैं बताया था बंटवारा करके। एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर होता है। और मानव शरीर में लगभग 1014 कोशिकाएं पाई जाती है। यानी मनुष्य के अंदर 1014 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
जो डीएनए की कुल लंबाई कितना हो गया, 2 गुणे 1014, अर्थात आप गुणा करके बता सकते हैं कि 8202 यानी 2028 होगी। किसकी किसकी संख्या, तो मानव में कोशिका की संख्या। क्लियर। अब इतने लंबे डीएनए का मानो कि एक सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समान आसान नहीं है। यानी समाना आसान नहीं, यानी कहने का मतलब कि एक शरीर में 2028 कोशिकाएं उपस्थित होना आसान नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके बता दिया गया है। और कितनी कोशिकाएं होती है, तो 1014 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आगे चलते हैं। अतः डीएनए की लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की सहायता से कई बार कुंडल होकर केंद्रक में उपस्थित होती है। मैं बताया हूँ कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक मतलब क्या, मध्य, जिसे डीएनए का पराकुंडल कहते हैं। क्लियर हुआ। अब डीएनए का द्विगुणन क्या कहलाता है, जो प्रतिकृतियन कहलाता है, या कह सकते हैं या द्विगुणन कह सकते हैं। तो प्रतिकृतियन ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको आसान नहीं पूछेगा, वो एनसीईआरटी लैंग्वेज ही पूछेगा, लेकिन आपको आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप क्या करें, शब्दों पे पकड़ बनाए। बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही आप पढ़ने को मिलेगा। चलिए, प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिकाओं में जाने के लिए 2 हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, कि प्रत्येक कोशिका यानी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, विभाजन से पहले यानी बंटवारा होने से पहले डीएनए अणु का संतति, यानी जो संतति मतलब क्या, नए जाति का निर्माण के लिए कोशिकाओं में जाने के लिए 2 समूहों यानी हूबहू बढ़ जाते हैं। अभी मैं बताया था कि 23 बढ़ जाते हैं, और 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46 हो जाएगा। पुनः पुराने डीएनए से सद्विगुणन द्वारा 2 संतति डीएनए बनाने की क्रिया को डीएनए की प्रतिकृतियन या द्विगुणन कहते हैं। क्लियर हुआ। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, देखिए अंतर पढ़ लेते हैं। डीएनए में क्या है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो अम्ल है। क्लियर। डीऑक्सीराइबो अम्ल बोलते हैं इसको। और आरएनए क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, एक और नीचे है 5 नंबर में बताऊंगा। क्लियर। ये इसका भाग है, ऐड कर लेंगे। क्लियर। एक मिनट यार। चलिए, इसका भाग था। दूसरा है हमारा, इसमें AGTC क्षारक पाए जाते हैं। यानी कौन कौन क्षारक पाए जाते हैं, तो AGTC क्षारक पाए जाते हैं। और आरएनए में क्या मिलता है, तो AGUC मिलता है। देखिए टी हट जाता है, केवल यू आ जाता है। क्लियर। तीसरा, यह केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। ये किसे पाया जाता है, तो डीएनए का ही भाग होता है जो प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। क्लियर हुआ। डीएनए, आरएनए जो है डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है पूरे शरीर में, जो सूचना को आदान प्रदान नहीं, जो सूचना पहुंचाने का केवल काम करता है। आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। एक कोशिकीय कोशिका या तंत्रिका तंत्र उसे बोलते हैं। आप लोग हाई स्कूल में जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आएगा टॉपिक तो मैं बता दूंगा। यह आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, यह प्रायः प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। मैंने बताया ना अभी कि डीएनए का भाग है, यह किसके में काम आता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है। संश्लेषण मतलब क्या है, देख रेख। ठीक है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसका खोज कौन, फ्रेडरिक मीसर ने सन 1859 में किया था। क्लियर। और आरएनए का, इसका खोज जैकब और मोनाल्ड ने किए थे। क्लियर हुआ। 2 भागों में बांट लेंगे, आप अवश्य बनाएंगे। ये आईएमपी पूछ देता है कि आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। क्लियर। आगे चलते हैं। डीएनए का प्रकार पढ़ लेते हैं। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से सिकटी दिनचर्या में चलाए जाते हैं। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए LCC सिकटिया, SIKATIA लगाएंगे सिकटिया में। क्लियर। सिकटिया
सर्च करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी बहुत कम वीडियो चढ़ा है इसलिए आपको ज़्यादातर दिखाई नहीं देगा। और अपने दोस्तों लोगों को ज़रूर शेयर करें, बताएं, सुझाव दें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर, चलते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? बहुत आसान है प्रकार, देख लेंगे। डीएनए प्रकार ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। क्लियर, किसी को दिक्कत बताएंगे, प्रकार है, याद हो गया होगा। आगे चलेंगे। आरएनए क्या है? मोस्ट, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण, अभी मैं बताया हूँ, कार्य करता है। तथा आरएनए प्रायः कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कुछ 10% तक आरएनए आनुवंशिक पदार्थ में भी कार्य करते हैं। जैसे देख लेंगे प्रकार कितने हैं इनके। तो ये है प्रकार में, देख लीजिए। आनुवंशिक आरएनए होता है पहला, दूसरा अनआनुवंशिक आरएनए होता है, तीसरा आनुवंशिक आरएनए वह आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत बताएंगे। उदाहरण में समस्त पादप विषाणु, यानी पौधे में उपस्थित विषाणु। चौथा क्या है? अनआनुवंशिक आरएनए क्या होता है? ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, अनआनुवंशिक आरएनए कहलाते हैं। यानी जो आनुवंशिक प्रक्रिया में कार्य नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनआनुवंशिक, यानी उसमें नहीं होते हैं, और जिनमें होते हैं उसे आनुवंशिक आरएनए कहा जाता है। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? चलिए आगे देखते हैं। यूकेरियोट्स में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अनआनुवंशिक आरएनए पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स क्या होता है? यह मनुष्य के अंदर, यानी वृद्धि जब होती है, यानी उनकी अवस्थाएं पूर्ण होती है, तो उस अवस्था में क्या होता है? उनकी मांसपेशियां फूल जाती है। देखते हैं किसी किसी के पैर में कि उसकी मांसपेशियां ऐसे से फूली होती हैं, देखें। तो क्या होता है? मांसपेशियों में हरास हो जाता है, वह गठन का कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं गुठली हो गया है, गठन हो जाता है। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो आरएनए ज़्यादातर पोषण का कार्य, जब पोषण देंगे तो ऑटोमेटिक वो ठीक होता है, किसी किसी में वो कभी ठीक नहीं होता है। ताकि वो क्या, कैसे मालूम चलता है? तो इससे यह हमें पता चलता है कि उन व्यक्ति में यूकेरियोट्स की कमी हो गई है, एक प्रोटीन की मात्रा की कमी हो गई है। क्लियर हुआ? चलते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं यूकेरियोट्स। पहला है संदेशवाहक, जिसको मैसेज आरएनए बोलते हैं। क्लियर, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मैसेज समझ लेंगे। बी है ट्रांसफर टी आरएनए। क्लियर हुआ? और सी है राइबोसोम आर आरएनए, जिसको कैपिटल आर को स्मॉल आर आरएनए। क्लियर, किसी को दिक्कत बताइए? चले आगे, ये स्मॉल आर होगा। आगे चलेंगे। अब देखते हैं संदेशवाहक, जो mRNA कहा जाता है। ये क्या होता है? संदेशवाहक आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। कहाँ तक? राइबोसोम। इसलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेज आरएनए नाम दिया। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला कुल आरएनए का 3.5% भाग ही mRNA होता है। क्लियर, किसी को दिक्कत? चलिए अगला है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए जिसको बोलते हैं। कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टी आरएनए पाए जाते हैं। कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टी आरएनए पाए जाते हैं। मनुष्य में कोशिकाएं कितनी होती है अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं हमें। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग निर्माण करता है, जो टी आरएनए अमीनो अम्लों ढोकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाने का कार्य करता है। ये किसका काम करता है? यानी धक्का देकर आगे भेजने का कार्य करता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है राइबोसोम आरएनए, यानी स्मॉल आरएनए, यही मैं बताया था। राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को स्मॉल आरएनए कहते हैं, यानी राइबोसोम आरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। यह क्या, ब्लड के साथ विलेयकारी होता है, घुला हुआ रहता है। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करते हैं।
इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, किसी को दिक्कत? आगे चलेंगे। सेंट्रल डोग्मा, ये क्या है भाई? सेंट्रल डोग्मा पढ़ लेते हैं इसको। क्रिक ने सन 1958 में, IMP है ये, 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह DNA से RNA व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया जिसे अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं इनका, ये दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? सेंट्रल डोग्मा और दूसरा आनुवंशिक कूट, यानी कूट मतलब कोड के अनुसार। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पहला यानी इसके प्रकार में देख लेते हैं। एक मिनट, मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सी। पहला है इसका आनुवंशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय निरेनबर्ग जो 1961 और उनके सहयोगी को जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? आनुवंशिक कूट के बारे में यानी कोडिंग के बारे में, जो कोड बना उसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? तो निरेनबर्ग देते हैं और उनके दोस्त देते हैं जो उनके साथ कार्य कर रहे थे। दूसरा है जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणीय संकेत को कोडोन या आनुवंशिक कूट कहते हैं। तीसरा है जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में, कौन कौन से 3 समूहों में? देखिए, AAA, ATA, GCA, TAT, 3 समूहों में होता है जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का संचालन करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सभी जीवों में प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के अनुक्रम आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है, पेप्टाइड। क्लियर? आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है? यह अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरा बी, अच्छा यहाँ पे पेप्टाइड के बारे में बता दूं, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ आपको पेप्टाइड क्या है। देखिए पेप्टाइड क्या होता है? यह श्रृंखला के अमीनो अम्ल के अनुक्रम आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है, अर्थात जो मांसपेशियां गुट्ठे आकार की होती है उसको रोकने का कार्य करता है, उसको पेप्टाइड कहते हैं। यानी अभी मैं पीछे बताया कि मांसपेशियां हो जाती हैं गुट्ठे गुट्ठे, उसको रोकने का कार्य करता है। क्लियर? आगे देखते हैं आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। पहला है यह अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। बी, यह अतिव्यापक नहीं होता है। सी, इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं, यानी ATA, प्रारंभ हो गया और समापन हो गया। देख लिए? आगे चलते हैं। यह क्रमबद्ध होता है, यानी एक क्रम में बंधा होता है। ATA क्या है? एक क्रम में है, A के बाद T, T के बाद A, क्रम में होता है। त्रिगुणित संकेत कामाहीन होते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कामा नहीं होता है। देख रहे हैं कामा है? नहीं है, तो कामाहीन होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियम क्या है, देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के DNA संबंधित प्रोटीन जो सहायक होते हैं किसमें? सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में बदलने तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में जाने के लिए। यह लिप्यंतर की दर को बढ़ाता घटाता रहता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है तथा ऐसे जीन्स को नियंत्रित जीन भी कहते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आया? चलिए मैं एक बार बताता हूँ। जीन अभिव्यक्ति क्या है? जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जो DNA प्रोटीन से बंधा हुआ होता है, यानी सहायक होता है उसका। कौन? RNA के सम्मुख से, यानी RNA ही प्रोटीन का कार्य करता है, जो जीन को निष्क्रिय जीन से सक्रिय जीन में और सक्रिय जीन से किसमें? निष्क्रिय जीन में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जो मान लीजिए निष्क्रिय जीन कम हो गया तो सक्रिय से ले लेगा, अगर सक्रिय जीन में कम हो गया तो किससे लेगा? निष्क्रिय जीन से ले लेगा। ये बढ़ता घटता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं।
ऐसे नियंत्रक जीन भी कहा जाता है, यानी देख रेखाव के लिए नियंत्रक जीन भी कहा जाता है। नियंत्रक मतलब क्या है? देख रेख। आगे चलते हैं। अनुलेखन क्या है? अब अनुलेखन के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में होता है। मैंने बताया कि डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक में होता है, जो एमआरएनए अणुओं के संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है। क्लियर? प्रतिलिपि यानी हूबहू। क्लियर हुआ? प्रत्येक जीन या सिस्ट्रान के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। यानी प्रथम में सिस्ट्रान से शुरू होता है, यानी जीन प्रत्येक से शुरुआत होता है, जो प्रोमोटर स्थल कहते हैं, और अंत में समापन भी होता है, यानी खत्म हो जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा से। अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रोमोटर स्थल समीप स्थित सूत्रपात स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त हो जाता है। क्लियर? डीएनए में जीसीएटी लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश में क्या होता है? जीसीएयू लिपि में अनुलिपितीकरण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। क्लियर हुआ? नोट्स बनाते चलिए, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। अनुलेखन की क्रिया क्या है? पहला है आरएनए पॉलीमरेज क्या एंजाइम का डीएनए कुंडली से जुड़ना। ये कैसे होता है देख लेते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना, क्षारकों का युग्म होना, यानी क्षारक क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ए देख लीजिए, जैसे जुड़ा हुआ आपस में। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो मोनोफॉस्फेट में बदलने का कार्य करता है। पांचवा, मोनोफॉस्फेट अणु का फास्फोडाई एस्टर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। पढ़ने में दिक्कत हो रही, थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग। क्लियर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? आप लोग दिक्कत होती है, मैं दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। छठवा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है? समापन होता है। सातवां, डीएनए अणु का पूर्व स्थिति में आ जाना होता है, यानी डीएनए पुनः क्या होता है? प्रोटीन से पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। आगे चलते हैं। अनुवाद क्या है? एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं या रूपांतरण कहते हैं। अभी मैं बताया हूँ पेप्टाइड क्या है, जो रोकथाम का काम करता है। किसको? गुट्ठे बने के मांसपेशियों को जुड़ने पर, यानी कहीं कहीं उग जाते हैं, उसको रोकने का काम करता है। अनुवादन की क्रिया क्या है? पहला, अमीनो अम्लों का सक्रिय होना। क्लियर? लक्ष्य कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से लाए जाते हैं या सिकड़ी दिनाचक में चलता है। इसके सभी वीडियो पाने के लिए प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं, जो आप यूट्यूब पे जा कर के LCC लगाएंगे और सर्च कर देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि किसी विषय का आप लोग को पकड़ नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर अवश्य आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे। होगा थोड़ा सा देरी लगेगी, टोटल सब्जेक्ट मिलेगा आपको क्लास 10th और 12th का, लेकिन थोड़ा देर लगेगा। मेरा यहाँ तक मानना है कि दिसंबर तक कुछ आप लोग को पूरा करा दूँ। जो एग्जाम के व्यू से, ओनली एग्जाम के व्यू से हो रहा है, आप टोटल वीडियो पढ़िए और 90+% आप लाइए। ये मेरा दावा है, 90+% लाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए चलते हैं। दूसरा है टीआरएनए ट्रांसफर। अणुओं से सक्रिय अमीनो अम्ल संलयन होकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। तीसरा है एमआरएनए क्या होता है? का राइबोसोम से जुड़ा होता है। राइबोसोम आरएनए राइबोसोम से ही जुड़ा होता है, यानी कहने का मतलब कि एमआरएनए क्या है? तो राइबोसोम से जुड़ा हुआ या क्या है? प्रोटीन है। चौथा है पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? यह श्रृंखला का दीर्घाकरण करता है, यानी बड़े बड़े आकार में बढ़ाने का कार्य करता है। अभी मैं बताया, दिखाया ना, श्रृंखला में
सीढ़ी आकार 10 स्तरों होता है, ये बड़ा बड़ा बनने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। 5वां है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। मानव जीनोम क्या है? IMP अभी है, यानी हर 2 साल पे आपको पूछा है मानव जीनोम क्या है। मानव जीनोम कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के DNA में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव सूचनाएं ही मानव जीनोम कहलाता है। क्लियर हुआ? मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 के DNA में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव रचनाएं ही मानव जीनोम कहलाता है। क्लियर हुआ? मानव जीनोम के प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव कौन रखे हैं? तो मैं बता देता हूँ, नील डासट ने 1 साल के लिए रखा था, 1983 से लेकर के 1984 के मध्य। वह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न DNA अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम व उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करने मानव की जैव सूचनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उसे मानव जीनोम कहते हैं। ये कैसा होता है? तो HGP के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने HGP का लोगो लगाकर तैयार किया था। क्लियर? किसके लिए? DNA के लिए। आगे देख लेते हैं। HGP के अंतर्गत ही प्रथम बार मानव के 22वें गुणसूत्र की DNA श्रृंखला के पूरे क्रम को पता लगाकर सन 1900 में प्रकाशित किया गया। यहाँ पे 22 ये घट गया है, पिछला वीडियो में बता चुका हूँ क्यों घटता है। इसके बाद 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, जिसे मानव के पूर्ण आनुवंशिक चित्रण स्पष्ट किया गया, अर्थात मानव में समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका वितरण जाना गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मानव जीनोम का लक्षण क्या है? पहला है विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना। विकास क्या है? जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो डे बाय डे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके अंदर वृद्धि हो रही है ज्ञान की, वही तो है भाई क्या? विकास नहीं जी, सॉरी, हम जाने की वृद्धि की बात हो रही है, वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है? एक निरंतर सीमा होता है, यानी आपका उम्र है एक निश्चित सीमा, आपका लंबाई है, सॉरी आपका लंबाई है वह एक निश्चित सीमा तक ही होता है, उसको विकास बोलते हैं। और वृद्धि किसे बोलते हैं? जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और बढ़ रहा है उसी को हम वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? थोड़ा सा मुझे लगा कि वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ पे विकास की बात हो रही है। तो विकास एक सीमा तक होता है, जैसे आपकी लंबाई है, बचपन में छोटे थे, आप एक सीमा तक बढ़ चुके हैं, वो विकास हो रहा है। वृद्धि, जो आप में वृद्धि हो रही है, तो ज्ञान की वृद्धि हो रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। असाध्य रोगों को ठीक करना, यानी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वंशागत चले आते हैं, आपके माता पिता में हो, किसी में या दादा में हो, वो आप में हो गए हैं। जैसे घेघा रोग हो गया, TB का मरीज हो गए, शुगर का मरीज हो गए, फलेरिया का मरीज हो गए। तो यह क्या, इस रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? DNA का प्रयोग किया जाता है। मानव की जैविक सूचना को कंप्यूटरीकृत करना, यानी मनुष्य द्वारा जो भी जैविक सूचनाएं हैं पारंपरिक जो चली गई हैं उसको कंप्यूटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? DNA के माध्यम से। चौथा है गुणसूत्रों में स्थित जीन के क्रमों का पता लगाना व उनकी संरचना एवं कार्य को पता लगाया जा सकता है DNA के माध्यम से। उच्च संरचित जीनों की पहचान करना जीनोम होता है। छठवां अनेक जीवों के जीनोम का चित्रण करना, यानी अलग अलग चित्र बनाकर दिखाना। सातवां मानव जीनोम प्रोजेक्ट के उपयोग के लिए होता है। आपका प्रोजेक्ट में भी जीनोम पूछा जाएगा, IMP है ये जीनोम, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आठवां है रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना। नौवां है मानव या मानव समूह की आनुवंशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायक होना, यानी कहने का मतलब कि वंश के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया को ये बता देता कि हाँ इसी वंश के व्यक्ति हैं। 10वां है आनुवंशिक रोगों की पहचान करके उसका हीमोफीलिया करना, यानी 7वें लक्षण का हीमोफीलिया की जाती है। जानकारी ये प्राप्त होता है कि यह इस व्यक्ति का
इसका पूर्वज भी मरीज थे। 11वां है DNA अंगुली छाप यानी फिंगर प्रिंटिंग के नाम जानते हैं, एग्जाम में पूछता है फिंगर प्रिंटिंग करके अपराधी की पहचान की जा सकती है। क्लियर? यानी जो दुष्कर्म की प्रभाव होता है, मान लीजिए उसमें अंगुली छापी अपराधी की पहचान की जा सकती है। 4 से 20 वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना अंगूठा लगाया, नाम को कुछ अलग बताया, अंदर जाकर कुछ अलग बता रहा है, तो अंगूठे के माध्यम से वो पकड़ा जाएगा जो आधार कार्ड चल रहा है। देख लीजिए इसी के अनुसार। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड है। 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं, किसमें? शरीर में। एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 मिलियन क्षारकों का अनुक्रम मिलता है, यानी उपस्थित हुआ मिलता है। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। जीनोम का लगभग 2% भाग प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोग होता है। मानव जीनोम तैयार करने के लिए WBC यानी वाइट ब्लड की बात करी जा रही है, अथवा मस्तिष्क ऊतकों से DNA लिया जाता है, यानी मस्तिष्क ऊतकों से DNA ली जाती है। DNA फिंगरप्रिंट क्या है? मस्ट IMP, ये भी ये चैप्टर ही IMP है आप लोगों के लिए। DNA एक एंडोन्यूक्लिज एंजाइम की सहायता से विदलन करके क्या किया जाता है? तो DNA खंडकों की मैचिंग कराकर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। क्लियर? ये इसका परिभाषा रहा, आप अवश्य ही नोट कर लेंगे। इस तकनीकी की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 में की थी। यह कानूनी रूप से वैध कर दिया, यानी इस समय बंद कर दिया गया है। प्रत्येक जीव की DNA संरचना तथा आनुवंशिक विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है, यानी प्रत्येक जाति में जितने मनुष्य हैं उनमें अलग अलग आनुवंशिक विशिष्टता पाई जाती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, कौन सी विधि है? तो विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, DNA को पृथक करना, यानी शुक्राणु रक्त कंकाल द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई मर गया है, मान लीजिए कि DNA जांच करा दीजिए, यानी ये इनका था कि नहीं था, कैसे क्या हुआ, इनको कंकाल द्वारा भी, रक्त द्वारा भी और शुक्राणु द्वारा भी किया जा सकता है। DNA को काटना, ये क्या है? एंडोन्यूक्लिज क्या है? एंजाइम द्वारा होता है। जेल विद्युत कण संचालन करना, यानी ये जंजरित होती है, बंधा हुआ होता है, इसको निकाल लिया जाता है। प्रो का VNTRS के साथ जोड़ना, ये हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है। VNTRS आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे इसके फुल फॉर्म। चलते हैं आगे। फिंगरप्रिंट, DNA के फिंगरप्रिंट का महत्व क्या है? जो पैतृत्व यानी पिता का निर्धारण करना कि कौन पिता है आपके, व्यक्ति को निर्दोषित साबित करने के लिए। दूसरा, तीसरा, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं को दोषी पहचानने के लिए। क्लियर? चौथा, बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए। क्लियर? लक्ष्य कोचिंग क्लासेस इकट्ठिया जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से शिक्षा दिए जाते हैं। ये मेरा यहीं तक का वीडियो रहा और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट देखे होंगे उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब जो पढ़ेंगे बिल्कुल आसान पढ़ेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान भाषा में आसान तरीके से। कोई हमें नहीं लगा कि समझाने वाली चीज़ें हैं, जो आपके प्राकृतिक के अनुसार या कृत्रिम के अनुसार जो उपयोग में लाए जाते हैं, जो देखे जा रहे हैं, बस वही तो बायोलॉजी है। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाएंगे, अपने शरीर पर समझ लीजिए, वही बायोलॉजी है। क्लियर? चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।